आज का हमारा टॉपिक है लर्म्स। आपको फर्स्ट यूनिट में देखने को मिलेगा, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है आपकी फर्स्ट यूनिट में LERMS, लर्म्स, है ना। तो इसको हम देख लेते हैं कि ये क्या है। ये बेसिकली पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है आपका और आपके मैनेजमेंट से या फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये देख लेते हैं और इसी के साथ आपकी पहली यूनिट यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी इस टॉपिक के साथ। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है। आपके जो आपका सिलेबस है उसमें लिखा हुआ है LERMS, लर्म्स। तो इसका फुल फॉर्म होता है लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, तो मैनेजमेंट सिस्टम को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट क्या होता है। एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट या फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट क्या होता है, ये समझना ज़रूरी है। आपको पता है कि एक्सचेंज रेट हम किसे कहते हैं? वो एक्सचेंज रेट वो रेट होता है जिस पर हम किसी एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ठीक, वो हमें उस रेट को हम क्या कहते हैं, एक्सचेंज रेट कहते हैं। और उसे हिंदी में हम कहते हैं विनिमय दर, वह दर जिस पर हम किसी एक देश की मुद्रा को किसी दूसरे देश की मुद्रा में परिवर्तित करते हैं। अच्छा, तो अब ये एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट की बात तब आती है जहाँ पर हम रिस्क की बात करते हैं, क्योंकि मैनेज हम किसे करेंगे? अगर किसी भी तरह का हमारे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में या हमारी फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग में हमें किसी तरह का रिस्क दिखेगा, किसी तरह का एक्सपोजर होगा, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? मैनेजमेंट को यूज़ करेंगे और उसे एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो रिस्क किस कंडीशन में हो सकता है? आपने देखा होगा जितने भी एक्सचेंज रेट्स होते हैं करेंसीज़ की, जो एक्सचेंज रेट वैल्यूज़ निकालते हैं हम दूसरी कंट्री की करेंसी में, वो क्या होती रहती है? फ्लक्चुएट होती है ना, चेंज होती है। आपने इसके काफ़ी सारे फैक्टर्स भी पढ़े थे कि किन किन फैक्टर्स की वजह से जो आपका एक्सचेंज रेट है, विनिमय दर है, वो परिवर्तित होती रहती है। आपने देखा होगा, अगर आप एक्सचेंज रेट चेक करो US डॉलर का रुपीज़ में, अगर आप देखो कि एक US डॉलर कितने रुपए का मिल रहा है आज की डेट में, और आज से 10 दिन बाद चेक करो तो क्या होगा? आपको कोई ना कोई फ्लक्चुएशन देखने को ज़रूर मिलेगा। भले वो फ्लक्चुएशन पॉइंट्स में क्यों ना हो, पर फ्लक्चुएशन हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमें कई बार रिस्क उठाना पड़ सकता है, राइट। कई बार होता है कि हमने डीलिंग जिस डेट पे की थी, उस डेट पे हमारा एक्सचेंज रेट कम चल रहा था। सपोज हमने आज डील फाइनल की तो हमारा रेट चल रहा था $1 इक्वल्स टू 50 रुपीज़, और जब हमें 2 महीने बाद वो डील फाइनलाइज करनी थी तब हो गया $1 बराबर 60 रुपीज़। तो उसकी वजह से क्या होगा, हमें लॉस हो जाएगा, क्योंकि डॉलर का रेट क्या हो गया, बढ़ गया। जब हमने डील फिक्स की तो थी तब तो कम था और उसके बाद बढ़ गया, तो उसकी वजह से क्या होगा, हम लॉस में चले जाएंगे। तो ये जो फ्लक्चुएशन का रिस्क होता है उसको कम करने के लिए हम जिस सिस्टम का, जिस चीज़ का यूज़ करते हैं उसे क्या कहते हैं? एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट। ठीक है, एक्सचेंज रेट को मैनेज करना, इस तरह से मैनेज करना कि वो हमारे रिस्क को क्या कर दे, कम कर दे या एलिमिनेट कर दे। अच्छा, तो फॉरेन एक्सचेंज में, फॉरेन मार्केट में मैनेजमेंट को बनाने के लिए, मैनेजमेंट को इंश्योर करने के लिए इंडिया में जो सबसे पहले जो सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ उसका नाम क्या था? उसका नाम था लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम। ऑल्दो इससे पहले फेरा भी आया था, फेरा के बारे में मैं आगे पढ़ाऊंगी, पर क्योंकि फर्स्ट यूनिट में आपका यही है सिस्टम है, तो पहले इसी को कवर करना ज़रूरी है। तो इसके बारे में पहले तो हम बेसिक्स देख लेते हैं कि लर्म्स के बेसिक्स क्या क्या हैं, लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम के बेसिक्स क्या क्या हैं, है ना। तो देखिए, पहला पॉइंट तो आपका ये है कि RBI इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट नोन एज लर्म्स ऑन 1 मार्च 1992। लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे हम शॉर्ट में लर्म्स कहते हैं, वो कब इंट्रोड्यूस हुआ हमारे देश में, पहली बार कब आया, हमने पहली बार उसके बारे में कब जाना? 1 मार्च 1992 को। ठीक है, इस डेट पर क्या हुआ था? लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। और किसने इंट्रोड्यूस किया था? RBI ने। जैसा कि आप सभी को पता होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का क्या है? सेंट्रल बैंक है ना, हमारा सेंट्रल बैंक है। तो हमारे बैंक्स पर भी सेंट्रल बैंक का ही कंट्रोल रहता है। हमारी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पर भी काफ़ी हद तक हमारे सेंट्रल बैंक का कंट्रोल रहता है। तो इसी ने क्या करा, 1992 में 1 मार्च को ये सिस्टम क्या किया? लॉन्च किया, या आप कह सकते हो इंट्रोड्यूस किया। ठीक, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका।
इस डेट को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, 1 मार्च 1992। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू सिस्टम वॉज अ स्टेप टू एलिमिनेट ब्यूरोक्रेटिक लाइसेंसिंग कंट्रोल। आपका जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, फॉरेन एक्सचेंज में कौन लोग डील कर सकते हैं, उसके ऑथराइज डीलर कौन से होंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का अधिकार किसे होगा, तो जो लाइसेंसिंग देने का काम था, लाइसेंस कंट्रोल था, वो कौन करता था? पहले ये सारा काम सरकारों के हाथ में था, है ना, गवर्नमेंट करती थी। तो इस वजह से वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा थी, पार्शियलिटी हो जाती थी और रेड टैपिज्म देखने को मिलता था, है ना। तो ब्यूरोक्रेसी को कम करने के लिए, ब्यूरोक्रेसी को एलिमिनेट करने के लिए ये नया सिस्टम आरबीआई ने क्या करा, लॉन्च किया, जिसके बाद जो मैनेजमेंट है वो कैसे हो सके, ट्रांसपेरेंटली और फेयरली हो सके, किसी भी तरह का उसमें कोई कंट्रोल किसी थर्ड पार्टी का ना हो, वो जितना भी मैनेजमेंट है वो कैसे हो, वो फेयरली हो और वो ट्रांसपेरेंटली हो। ठीक, अच्छा, ये आपका हो गया सेकेंड पॉइंट। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे। Set up a self-balancing mechanism to deal with foreign exchange scarcity, being about self-reliance by giving boost to export, inward remittances and other form of foreign earnings। इसका जो काम था, इसमें देखिए यहाँ पे बात की गई है सेल्फ बैलेंसिंग की, सेल्फ बैलेंसिंग मैकेनिज्म की बात की गई है। तो यहाँ पे आपको याद होगा, आपने जब फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम पढ़ा था, फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम के टाइप्स पढ़े थे, तो उसमें आपने देखा था कि एक तो फिक्स्ड होता है ना, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है, और दूसरा फ्लक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है, और एक थर्ड भी होता है जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, जिसे हम बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग, जिसमें फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, दोनों को मिलाकर हम यूज़ करते हैं। तो जहाँ पर फिक्स्ड होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी होती है, वो सेल्फ बैलेंसिंग मैकेनिज्म नहीं हो सकता, क्योंकि उसे कौन बैलेंस कर रहा है, उसे कौन कंट्रोल कर रहा है, उसे हमारे देश की सरकार कंट्रोल कर रही है। उस पर पूरा का पूरा कंट्रोल, पूरा का पूरा जो अधिकार है वो किसका है, सरकार का है ना। सरकार ने फिक्स कर दिया कि $1 40 रुपीज़ का मिलेगा। अब आपके फैक्टर्स कैसे भी हों, आपके यहाँ इन्फ्लेशन कितना भी ज़्यादा हो, आपके यहाँ कितनी भी फेवरेबल कंडीशन हो या कितनी भी अनफेवरेबल कंडीशन हो, आपके एक्सचेंज रेट पे किसी भी तरह का कोई असर नहीं पड़ेगा। किस केस में? अगर आपके देश में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है, तो अगर आपके देश में स्थायी विनिमय दर पद्धति लागू है तो, ठीक। लेकिन हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इस सिस्टम ने क्या किया था, लम्स ने सेल्फ बैलेंसिंग मैकेनिज्म को प्रोवाइड किया था। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो मार्केट फोर्सेस है उनके थ्रू जो आपका जो एक्सचेंज रेट है वो तय हो रहा है, सेल्फ बैलेंस हो रहा है ना। अगर आपका डिमांड ज़्यादा है तो सप्लाई उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो रही है, अगर सप्लाई ज़्यादा है तो डिमांड उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो रही है ना। एक दूसरे के अकॉर्डिंग जितनी भी मार्केट फोर्सेस है वो अपने आप को एडजस्ट कर रही हैं, और उसके हिसाब से आपका विनिमय दर, एक्सचेंज रेट क्या हो रहा है, तय हो रहा है। तो यहाँ पे कैसा मैकेनिज्म आ गया, सेल्फ बैलेंसिंग मैकेनिज्म, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं और जब सेल्फ बैलेंसिंग मैकेनिज्म आ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है आपके एक्सपोर्ट्स को बूस्ट मिलेगा, आपके रेमिटेंसेस बहुत अच्छे से हो सकेंगे, है ना, और फॉरेन अर्निंग्स में भी बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है ना, इस वजह से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं इसके बेसिक एलिमेंट्स पे, ठीक है। बेसिक एलिमेंट्स कह लो या आप इसको ऑब्जेक्टिव्स के तौर पे भी लिख सकते हो। अपने क्वेश्चन में अगर आपसे ये लम्स के बारे में पूछा जाता है तो आप इसको ऑब्जेक्टिव के तौर पर भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो देखिए क्या क्या है, लम्स आया तो इसकी आने की वजह क्या क्या थी, और इसने आके क्या कौन कौन से बेनिफिट्स दिए हमारी इकोनॉमी को, हमारे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को, इस तौर पर भी आप इसको देख सकते हो। तो देखिए इसमें पहला पॉइंट क्या है, टू ब्रिंग द इक्विलिब्रियम बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। अभी अभी मैंने बोला कि मैकेनिज्म कैसा हो गया, सेल्फ बैलेंसिंग हो गया। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो डिमांड और सप्लाई है वो खुद को कैसे एडजस्ट कर रही है, वो खुद को अपने आप से सेल्फ एडजस्टमेंट एक तरह से उसमें है। सरकार का कोई उसमें ज़्यादा रोल नहीं है, सरकार उसे कंट्रोल कर भी रही है तो वो लिमिटेड कंट्रोल है ना, पूरा कंप्लीट कंट्रोल नहीं है, एक लिमिट तक कंट्रोल कर रही है, होल कंट्रोल उसका नहीं है। तो यहाँ पे जो डिमांड और सप्लाई है वो क्या हो रही है, इक्विलिब्रियम में आ रही है अपने आप से, ठीक है।
तो लम्स ने जो पहला ऑब्जेक्टिव था लम्स का, जो पहला काम किया इसने, वो क्या किया, डिमांड और सप्लाई में इक्विलिब्रियम बनाया। जो आपका मांग और पूर्ति था उसमें एक तरह से इक्विलिब्रियम बनाया, संतुलन बनाया। ठीक, दूसरा देखिए क्या है, टू कन्फाइन market operations to authorize and approve transactions and operate within the framework of import regulation regime। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कन्फाइन करना मतलब लिंक करना, ठीक है, लिंक करना या कनेक्ट करना। इन्होंने मार्केट ऑपरेशंस को लिंक किया, किससे लिंक किया, ऑथराइज्ड और अप्रूव्ड ट्रांजैक्शन से, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या किया गया है, एक तरह से फॉरेन एक्सचेंज को और एक्सचेंज रेट को मैनेज करने का काम किया गया इस सिस्टम में। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको अप्रूव्ड और ऑथराइज्ड उसको कैसे बनाया जा सके, इससे मार्केट ऑपरेशंस को लिंक करने का काम किया। ये क्या था, ये जो आपका लर्म्स है उसका दूसरा ऑब्जेक्टिव आप कह सकते हो था, या दूसरा एलिमेंट कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप थर्ड पर आइए, इसमें देखिए क्या लिखा है, टू इस्टेब्लिश एन ऑर्डरली मार्केट मैकेनिज्म विद अ बिल्ट इन प्रोविजन टू इंटरवीन इन द मार्केट। इसमें बहुत सारे प्रोविज़न बना दिए गए, रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए गए। बहुत पहले की अगर हम बात करें तो फॉरेन एक्सचेंज इतना ज़्यादा नहीं होता था, है ना, फॉरेन ट्रेडिंग भी इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। आपने सुना होगा बहुत पहले बार्टर सिस्टम चलता था, फिर बार्टर सिस्टम के बाद धीरे धीरे से थोड़ा बहुत इंटरनेशनल ट्रेडिंग आया, पर बहुत सारी लिमिटेशंस होने की वजह से फॉरेन एक्सचेंज इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, फॉरेन मार्केट में इतनी ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं होती थी। आज के समय में देखा जाए तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ब्रॉड लेवल पे होने लगा है, लेकिन अगर हम कुछ साल पहले की बात करें तो फिर इतना ब्रॉड लेवल पे ट्रांजैक्शंस नहीं हुआ करते थे, राइट। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ट्रांजैक्शंस को बढ़ाने के लिए और चीज़ों को आसान करने के लिए क्या किया, एक ऑर्डरली मार्केट मैकेनिज्म बना दिया, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस तय कर दिए कि मार्केट इस हिसाब से चलेगी, ये प्रोविजंस होंगे, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। एक स्टैंडर्ड बना दिया, है ना, स्टैंडर्ड रूल्स तय कर दिए और उसी के अकॉर्डिंग सारे इम्पोर्टर एक्सपोर्टर सारे डीलर्स को उसमें डील करने की परमिशन थी। अब हम बेसिक फीचर्स देख लेते हैं क्या क्या है इसके। देखिए पहला फीचर क्या है इसका, द एक्सचेंज रेट। अभी मैं इसको समराइज कर दूंगी तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले इसके पॉइंट्स कवर कर लेते हैं। पहला क्या है, देखिए, एक्सचेंज रेट ऑफ रूपी विल बी डिटरमाइंड प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। लम्स का जो पहला बेसिक फीचर था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिक्स्ड रिजीम को हटा दिया पूरी तरह से। फिक्स्ड रिजीम मतलब गवर्नमेंट जो तय करती है हमारा एक्सचेंज रेट, उसको पूरी तरह से क्या करा, हटा दिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जो आपका रुपी होगा उसका एक्सचेंज रेट कैसे तय होगा, प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, है ना। डिमांड एंड सप्लाई जो हैं, जो आपकी मार्केट फोर्सेस हैं, उनके बेस पर आपका जो एक्सचेंज रेट होगा रुपीज़ का, ये तय होगा। ये लर्म से फाइनलाइज कर दिया, इसका पहला प्रोविज़न ये था, ठीक। अब हम आते हैं सेकेंड पे। ऑल रिसिप्ट्स वेदर ऑन करेंट और कैपिटल अकाउंट और ऑफ द बैलेंस ऑफ द पेमेंट एंड वेदर ऑन गवर्नमेंट और प्राइवेट अकाउंट विल बी कन्वर्टेड एंटायरली एट द मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज। क्या मतलब हुआ इसका, जितनी भी रिसिप्ट्स होंगी, रिसिप्ट्स का मतलब क्या हुआ, आपका इनवर्ड रेमिटेंसेस, है ना, आपको जो मिलने वाला पैसा है, ठीक। और पैसा हमें कब मिलता है, हमें रिसीव कब होता है, जब हम कुछ बेचेंगे, है ना, जब हम किसी को कुछ गुड्स एंड सर्विसेज बेचेंगे, कुछ एक्सपोर्ट करेंगे, उसके केस में हमें क्या होगा, रिसिप्ट्स मिलेंगी। तो वो रिसिप्ट्स चाहे करेंट अकाउंट की हो, करेंट अकाउंट मतलब आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसा होगा, विजिबल नेचर का होगा, चाहे वो कैपिटल अकाउंट की हो, मतलब कैपिटल नेचर का गुड हो, जैसे मशीन एंड प्लांट वगैरह रहता है, चाहे वो गवर्नमेंट ने किया हो और चाहे वो किसी प्राइवेट फर्म या प्राइवेट कंपनी ने किया हो, सभी जितनी भी रिसिप्ट्स होंगी वो किस पे कन्वर्टेबल होंगी, मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज पर। यानी कि जो डिमांड और सप्लाई वाला रूल है वो सारे केसेस में लगेगा, चाहे करेंट अकाउंट की रिसिप्ट हो, चाहे कैपिटल अकाउंट की रिसिप्ट हो, चाहे गवर्नमेंट को मिलने वाली रिसिप्ट हो, चाहे प्राइवेट को मिलने वाली रिसिप्ट हो, सब पर क्या रूल लग रहा है, सब पर मार्केट फोर्सेस का रूल लग रहा है। कहीं पर भी फिक्स्ड रिजीम का केस हम नहीं देख रहे हैं, कहीं पर भी फिक्स्ड रिजीम वाला
जो मैकेनिज्म है वो हमको देखने को नहीं मिल रहा है। ये कैसा सेल्फ बैलेंसिंग मैकेनिज्म है। मार्केट फोर्सेस अपने आप से डिमांड और सप्लाई को एडजस्ट करके क्या कर रही है, एक्सचेंज रेट को तय कर रही हैं, और यही रूल सब पर लगेगा। ठीक है, ये इन्होंने बताया अपने दूसरे पॉइंट में। उसके बाद देखिए ये इनकम्प्लीट रह गया है थोड़ा सा, देखती हूँ मैं। NRI विल बी परमिटेड टू मेंटेन द रेसिडेंट्स फॉरेन अकाउंट। आपके जितने भी NRIs हैं उनको क्या परमिशन दे दी गई। पहले क्या था, पहले वो इंडिया में आके अपना अकाउंट ओपन नहीं कर सकते थे। अगर वो बैंक अकाउंट ओपन करना चाहें तो वो ओपन नहीं कर सकते, तो इसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती थी। तो जो लर्म्स आया, लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम, उसने क्या परमिशन दे दी फॉर जो NRIs हैं, उन्हें ये परमिशन दे दी कि ठीक है आप आके इंडिया में रेसिडेंट्स फॉरेन करेंसी अकाउंट खुलवा सकते हैं। जैसे आप अपने देश में रह रहे हो तो आप जाकर करेंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हो, फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हो, है ना। तो वैसे ही NRIs को परमिशन दी गई कि वो क्या खुलवा सकते हैं, वो खुलवा सकते हैं RFCA। RFCA का फुल फॉर्म क्या है, रेसिडेंट्स फॉरेन करेंसी अकाउंट। ठीक है, ये जो है स्पेशल परमिशन किसके लिए थी, ये मेनली NRIs के लिए है। ठीक, Indians who get receipts from abroad now can have the benefit of getting the entire foreign currency credit to them at the market rate। इसमें जो फोर्थ पॉइंट है वो ये बताया गया कि जितने इंडियंस हैं, इंडियंस को अगर बाहर से कोई रिसिप्ट मिलती है ना, अब्रॉड से आपको कोई रिसिप्ट मिलती है तो आप क्या कर सकते हो, उसे कन्वर्ट करा सकते हो अपनी करेंसी में, और उसे अपने अकाउंट में क्या करा सकते हो, मार्केट रेट पे। जो उस समय का मार्केट रेट चल रहा होगा, जो कन्वर्जन होगा वो किस पर होगा, मार्केट रेट पे होगा। आपने सपोज आपने आज डील फाइनल की, 6 महीने बाद आपको आपने एक्सपोर्ट किया, आपको पेमेंट मिल गई। ठीक है, तो आपको उस डेट पर जब पेमेंट मिलेगी उस टाइम पे जो मार्केट रेट चल रहा होगा, RBI क्या करेगी, उस रेट पर आपकी करेंसी को कन्वर्ट करके आपके अकाउंट में डाल देगी। ये इन्होंने बताया। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पर। एक्सपोर्टर्स and the recipient of inward remittances are required to surrender foreign currency received by them to the authorized dealer of foreign currency। आपके जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं, एक्सपोर्टर्स मतलब जो सामान बेच रहे हैं ना, बाहर बेच रहे हैं, और उन्हें बदले में क्या मिल रहा है, कुछ ना कुछ इनवर्ड रेमिटेंसेस मिल रहे हैं। रेमिटेंसेस मतलब मोनेटरी ट्रांसफर्स, और इनवर्ड का मतलब हुआ कि आपके देश में आ रहे हैं। ठीक है, आउटवर्ड का मतलब है जब आप पेमेंट करते हो, इनवर्ड का मतलब है जब आपको मिल रहा है। ठीक है, तो उनको जितने भी रेमिटेंसेस मिल रहे हैं, जितनी भी रिसीविंग उनकी हो रही है, उनको उस फॉरेन एक्सचेंज को सरेंडर करना पड़ेगा, किसको, ऑथराइज डीलर को, है ना। फॉरेन करेंसी का जो ऑथराइज डीलर होगा उसे क्या करना पड़ेगा, सरेंडर करना होगा। और इसमें यह भी बताया गया कि आप 50% जो आपकी रिसिप्ट है उसके 15% तक आप अपने अकाउंट में रख सकते हो, अपने अकाउंट में क्या करा सकते हो, जमा करा सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पर। देयर इज नो ऑब्लिगेशन ऑन द ऑथराइज्ड डीलर टू सेल एनी पोर्शन ऑफ देयर फॉरेन करेंसी रिसिप्ट डायरेक्टली टू द रिजर्व बैंक। देखिए इस सिस्टम का क्या नाम है, लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, है ना। तो यहाँ पे क्या किया गया है, सिस्टम को लिबरल बनाया गया है ना। लिबरल यानी कि जहाँ पे आपको थोड़ा सा इंडिपेंडेंस दिया जाए, थोड़ा सा फ्रीडम दिया जाए, आप अपने हिसाब से काम कर सको। तो यहाँ पे इन्होंने ऑथराइज डीलर के लिए ऑप्शन रखा, इन्होंने ऑब्लिगेशन नहीं बनाया, ज़रूरी नहीं है। इन्होंने ये कहा कि ऑथराइज डीलर के पास ये ऑप्शन होगा कि चाहे तो वो अपनी फॉरेन एक्सचेंज करेंसी को रिजर्व बैंक को बेच सकते हैं, और अगर वो ऐसा नहीं चाहते हैं तो वो उस करेंसी को अपने पास भी रख सकते हैं फ्यूचर डीलिंग्स के लिए, है ना। अगर फ्यूचर में उनके पास फिर से डिमांड आती है तो वो उसे वहाँ सेल कर सकते हैं। उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो रिजर्व बैंक को बेचें, ये उन्हें छूट दी गई, ये फ्रीडम दिया गया। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है फॉरेन करेंसी रेमिटेंसेस। Foreign currency remittances abroad are subject to the exchange control regulation of course it does not mean that Reserve Bank of India's permission would be required in every case। क्या कहा गया, लर्म्स में ये बताया गया कि ठीक है
रेगुलेशंस बनाएगा आरबीआई, थोड़ा बहुत कंट्रोल रखेगा, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आरबीआई के पास होल कंट्रोल होगा। मतलब अगर आप डीलिंग कर रहे हो फॉरेन एक्सचेंज में, अगर आप फॉरेन मार्केट में डील कर रहे हो, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर केस के बारे में आप आरबीआई को बताओ, उससे परमिशन लो, और आपके पास जितनी भी फॉरेन एक्सचेंज की रिसिप्ट्स आ रही हैं उस पर जो आरबीआई का कंट्रोल रहे, या आरबीआई से ही आपको कन्वर्ट कराना पड़े। ये सारे जो रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे पहले फॉरेन एक्सचेंज पे, वो क्या किए गए, हटा लिए गए, है ना। जो एक बहुत कंट्रोल्ड रिजीम बना रखा था फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पे, बहुत हैवी कंट्रोल लगा रखा था सेंट्रल बैंक का और सरकार का, उसको क्या किया गया, हटा दिया गया, और कहा गया कि कुछ रेगुलेशन तो बनाएगी आरबीआई, पर इसका मतलब ये नहीं है कि फुल्ली कंट्रोल होगा आरबीआई का। आप अपने हिसाब से भी डीलिंग फाइनलाइज कर सकते हो, उसके लिए आपको बार बार आरबीआई से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। ये भी छूट दी गई लम्स में। उसके बाद आइए, फिर ये आया मॉडिफाइड लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम। जब हमने मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया, जब आपका लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया 1992 में, तो ये फिर जब वो 1 साल तक चला तो कुछ चीज़ें रियलाइज़ की गई कि कुछ प्रोविज़न्स में बदलाव करने की ज़रूरत है ना, कुछ प्रोविज़न्स को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो उसके बेसिस पर कुछ मॉडिफिकेशन किए गए और इस एक्सचेंज रेट सिस्टम को एक नया नाम मिला, जिसे हम कहते हैं मॉडिफाइड लम्स, है ना। इसको शॉर्ट में भी कहीं कहीं पे आपको लिखा मिलेगा, जिसमें लिखा रहता है एम लम्स, ठीक। तो इसमें पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है कि मॉडिफिकेशन हुआ कब था, ठीक। मॉडिफिकेशन आपका हुआ था 1 मार्च 1993 को। देखिए लिखा है, द प्रोसेस ऑफ liberalization continued further and it was decided to make the rupee fully convertible, fully floating। इससे पहले क्या था, जो रुपी था वो फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं था। जो आपका मॉडिफाई किया गया है वहाँ पे क्या किया गया, वहाँ पे रुपी को आपका फुल्ली कन्वर्टेबल कर दिया गया, फुल्ली फ्लोटिंग कर दिया गया, ठीक है। द न्यू अरेंजमेंट इज कॉल्ड मॉडिफाइड लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक। अच्छा, अब इसमें देखते हैं आपको क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। पहली बात तो आप इस डेट को ध्यान में रखिएगा। जो आपका लर्म्स है लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम, वो इंट्रोड्यूस कब हुआ था, 1 मार्च 1992 को, और उसका मॉडिफिकेशन कब हुआ है, एग्जैक्टली 1 साल बाद 1 मार्च 1993 को। ये आपका जो डेट और मंथ है ये सेम है, चेंज किस में हुआ है, ईयर में, ठीक है। 1 साल आगे का ये है, 1992 में इंट्रोड्यूस हुआ था, 1993 में इसका मॉडिफिकेशन हो गया, और जो आपकी डेट है और मंथ है उसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं है। इंट्रोड्यूस भी 1 मार्च को हुआ था और जो मॉडिफिकेशन है वो भी आपका 1 मार्च को ही हुआ है, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, ऑल फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन रिसिप्ट्स पेमेंट्स बोथ अंडर करंट कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट आर बीइंग पुट थ्रू ऑथराइज्ड डीलर्स एट मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट। मॉडिफाइड एक्सचेंज रेट सिस्टम जो आया उसमें आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। पहला काम तो ये हुआ कि जो आपका रुपी होता है, जो आपका इंडियन करेंसी है, उसको क्या कर दिया गया, फुल्ली फ्लोटिंग कर दिया गया, फुल्ली कन्वर्टेबल कर दिया गया, ठीक है। दूसरा काम क्या किया गया, दूसरा काम जो आपके ऑथराइज्ड डीलर्स हैं उनको ये अधिकार दे दिया गया कि वो डीलिंग को फाइनलाइज करेंगे। कहने का मतलब है ऑथराइज्ड डीलर्स के थ्रू भी आप डीलिंग कर सकते हो। दूसरा काम ये किया गया। उसके बाद क्या किया गया, सेकेंड पॉइंट देखिए, ऑथराइज्ड डीलर्स आर फ्री टू रिटेन द एंटायर फॉरेन एक्सचेंज सरेंडर्ड टू देम of being sold for permissible transaction are not required to surrender to the RBI any portion of such receipt। इसमें जो ऑथराइज्ड डीलर्स थे उनको बहुत सारे अधिकार दे दिए गए। पहला अधिकार ये दिया गया कि उनको जितनी भी रिसिप्ट्स मिलेंगी उनको बिल्कुल भी उसका 1 भी % RBI को सरेंडर करने की ज़रूरत नहीं है। वो सारा का सारा एक्सचेंज रिजर्व क्या कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं और उसको किसी थर्ड पार्टी को बेच सकते हैं। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रिसिप्ट्स आर टू बी सरेंडर्ड टू द ऑथराइज्ड डीलर except in cases where the resident have been permitted by RBI to retain them either for the with the banks in India or abroad। सिर्फ एक एक्सेप्शनल केस था
अगर जो आपका रेसिडेंट है उसने आरबीआई से इस बात की परमिशन ले रखी है तभी आप क्या कर सकते हो, उसको रिटेन कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। ठीक है। उसके बाद आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 40 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 वाज ऑब्लाइज्ड टू बाय एंड सेल फॉरेन एक्सचेंज टू द ऑथराइज्ड डीलर। जो आरबीआई है, आरबीआई एक्ट 1934 में उसके सेक्शन 40 में ये फाइनलाइज किया गया, उसमें जो आरबीआई था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसे ओब्लाइज कर दिया गया, उसे कंफर्म तौर पर कह दिया गया कि आपको फॉरेन एक्सचेंज में डीलिंग करनी है, आपको फॉरेन एक्सचेंज को खरीदना और बेचना है। ठीक है। आज तक हमारे देश में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो क्या करता आ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज में डीलिंग करता आ रहा है, क्योंकि उसका जो एक्ट बना था 1934 में उसमें ये बात डिसाइड कर दी गई थी कि वो फॉरेन एक्सचेंज में डीलिंग हमेशा करता रहेगा। ठीक है। उसके पास ऑप्शन नहीं है ना, उसको कंपल्सरीली ऐसा करना ही पड़ता है। ठीक। अच्छा, Reserve Bank is now required to sell any authorized person at its office or branches US dollar for meeting foreign exchange payments at its exchange rate based on the market rate only for such purposes as are approved by the central government. रिजर्व बैंक को ये कहा गया कि आप किसी भी ऑथराइज्ड पर्सन को बेच भी सकते हो, खरीदने का तो अधिकार है ही। अगर ऑथराइज्ड पर्सन बेचने के लिए आएगा आरबीआई में तो आरबीआई उससे फॉरेन एक्सचेंज को खरीदेगा, पर आरबीआई ऑथराइज्ड पर्सन को बेचेगा भी। अगर यूएस डॉलर की ज़रूरत है या फॉरेन एक्सचेंज पेमेंट्स में किसी भी तरह की करेंसी की कोई रिक्वायरमेंट आ रही है किसी ऑथराइज्ड डीलर को, तो वो क्या कर सकता है, आरबीआई से जाके खरीद सकता है ना। आरबीआई को उसको सेल करना पड़ेगा क्या, फॉरेन एक्सचेंज करेंसी को। ठीक है। बेस्ड ऑन द मार्केट रेट, मार्केट रेट पर वो सेलिंग की जाएगी। जो आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज को बेचेगा ऑथराइज्ड पर्सन को, वो किस रेट पर बेचेगा, वो बेचेगा मार्केट एक्सचेंज रेट, जो मार्केट में उस समय एक्सचेंज रेट चल रहा होगा उस पर बेचेगा। ओनली फॉर द पर्पज एज आर अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये देखा जाएगा कि जो ऑथराइज्ड पर्सन है वो किस पर्पस से खरीद रहा है। अगर वो पर्पस सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव्ड कैटेगरी में डाल रखा है, उसी केस में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो ऑथराइज्ड पर्सन को बेच सकता है करेंसी। अगर वो अप्रूव्ड लिस्ट में उसका पर्पस नहीं आ रहा है तो ऐसे केस में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो हमारा सेंट्रल बैंक है, वो ऑथराइज्ड पर्सन को करेंसी बेचने से क्या कर देगा, मना कर देगा। उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो करेंसी को नहीं बेचेगा, है ना। तो जो उसका पर्पस है वो किस में होना चाहिए, वो अप्रूव्ड लिस्ट में होना मस्ट है। अच्छा, आपने पॉइंट्स में देख लिया होगा, इसको एक बार समराइज कर लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा इजीली याद हो जाए। फर्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखने वाला है लर्म्स में वो ये है कि ये इंट्रोड्यूस कब हुआ था, 1992 में हुआ था, 1 मार्च को। और दूसरा, इसे इंट्रोड्यूस किसने किया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया था। हमारा जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, उसने इसे इंट्रोड्यूस किया था, है ना। फर्स्ट इंट्रोडक्शन जो आएगा आपका लर्म्स का, उसमें आपको ये 2 बातें मेंशन करना मस्ट है। ठीक। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स या एलिमेंट्स के तौर पे आप इन 3 पॉइंट्स को याद रख सकते हो। सबसे पहला, जो आपके मार्केट फोर्सेस हैं उसमें इक्विलिब्रियम बनाना। जो आपका एक्सचेंज रेट सिस्टम है उसका पहला काम क्या है, आपके जो डिमांड और सप्लाई है, जो मार्केट फोर्सेस है उसमें इक्विलिब्रियम बनाना। दूसरा काम क्या है, जो आपके मार्केट ऑपरेशंस हैं, मार्केट ऑपरेशंस मतलब जो मार्केट में आपकी बाइंग और सेलिंग हो रही है फॉरेन करेंसी की, उसको क्या करना, उसको लिंक करना ऑथराइज्ड और अप्रूव्ड ट्रांजेक्शन से। आपने अभी देखा ना, ऑथराइज्ड डीलर होते हैं वो करते हैं, तो उनके द्वारा जो ट्रांजेक्शन किए जाते हैं वो कैसे होते हैं, वो अप्रूव्ड होते हैं। अगर वो जो अप्रूव्ड पर्पस, जो लिस्ट जारी की है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसके अंदर रहते हुए वो काम कर रहे हैं, उस पर्पस के लिए काम कर रहे हैं, तो वो ट्रांजैक्शन कैसा होगा, वो इलीगल नहीं माना जाएगा, वो कम्प्लीटली लीगल माना जाएगा, ऑथराइज्ड माना जाएगा और अप्रूव्ड माना जाएगा। ठीक है। उसमें अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो उसको कम्प्लीटली अप्रूव्ड और ऑथराइज्ड माना जाएगा, इलीगल नहीं माना जाएगा। उसके बाद आपका जो तीसरा काम है वो ऑर्डरली मार्केट मैकेनिज्म इस्टेब्लिश करना है। इस सिस्टम का जो तीसरा काम था, तीसरा ऑब्जेक्टिव था, वो क्या था, ऑर्डरली
मार्केट मैकेनिज्म को इस्टेब्लिश करना, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, प्रोविजंस बनाना, क्योंकि आपके जब मार्केट में डीलिंग्स बढ़ेंगी धीरे धीरे तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी, रूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, स्टैंडर्ड रूल जो सभी पर लागू हो सके, है ना। तो ऑर्डरली मार्केट मैकेनिज्म बनाना ये इसका तीसरा काम था। अब आपको बेसिक फीचर्स में लम्स के ये याद रखना है, मैं पॉइंट्स में बता देती हूँ। पहला तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें जो आपका एक्सचेंज रेट है वो मेनली कैसे तय हो रहा है, मार्केट फोर्सेस से तय हो रहा है। जो आपका रिजीम है वो कैसा है, वो फिक्स्ड नहीं है, वो समहाउ मैनेज्ड फ्लोटिंग है ना। कंप्लीटली फ्लोटिंग भी नहीं है, क्योंकि कंप्लीट फ्लोटिंग कहाँ पे आया, कंप्लीट फ्लोटिंग आया था आपका एम लम्स में। जब आपका मॉडिफाइड लम्स आया उसमें देखिए आपका लिखा हुआ है कि आपका रुपी को क्या किया गया, फुल्ली कन्वर्टेबल कर दिया गया, फुल्ली फ्लोटिंग बना दिया गया। तो यहाँ पर भी जो लम्स था, यहाँ पर भी जो आपका रुपी है वो फुल्ली फ्लोटिंग नहीं है। वो यहाँ पे कौन सा सिस्टम है, यहाँ पे मैनेज्ड फ्लोटिंग है। यहाँ पे फिक्स और फ्लेक्सिबल का कॉम्बिनेशन चल रहा है। और मैं परसेंटेज आपको बता देती हूँ, इसमें जो परसेंटेज था वो था 60 एंड 40 का। कहने का मतलब है जो आपका 60% होगा वो तो तय होगा मार्केट फोर्सेस से, वो होगा फ्लेक्सिबल, और जो 40% होगा वो आपका होगा फिक्स्ड। कहने का मतलब है कि अगर आपको रुपीज़ को कन्वर्ट कराना है तो जो उसका 40% रेट होगा वो तो गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया है, और जो 60% रेट है वो आपके जो मार्केट फोर्सेस हैं, जो आपकी डिमांड एंड सप्लाई है, उस पर तय किया जाएगा। ये लम्स में बताया गया। इसी वजह से मैंने अभी बोला कि यहाँ पे कौन सा सिस्टम था, यहाँ पे मैनेज्ड फ्लोटिंग वाला सिस्टम था। यहाँ पे ना तो फिक्स था ना ही फ्लक्चुएटिंग था या फ्लोटिंग था, यहाँ पे क्या था, मैनेज्ड फ्लोटिंग था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो आपका जो परसेंटेज आप देखो 60 एंड 40, तो 60 ज़्यादा है और 60 किसका है, फ्लोटिंग का है। तो इस वजह से हर जगह आपको मार्केट फोर्सेस वर्ड लिखा मिल रहा है, क्योंकि ज़्यादा जो परसेंटेज है वो किसका है, वो मार्केट फोर्सेस का है, फिक्स्ड वाला कम है, इस वजह से हर जगह मार्केट फोर्सेस है, ठीक है। दूसरा इन्होंने बताया कि जितने भी अकाउंट्स होंगे, चाहे करेंट हो, कैपिटल हो, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, सब पे ये रूल लागू होगा। ये 60-40 वाला जो परसेंटेज है ये सब पे लागू होगा। ऐसा नहीं है कि सरकार खरीद रही है तो उस पर फिक्स लागू होगा, या प्राइवेट हो रहा है तो उस पर फ्लक्चुएटिंग होगा, ऐसा नहीं है। किसी भी लेवल पे डीलिंग की जा रही हो, पर जो हमारा एक्सचेंज रेट को कन्वर्ट करने का जो सिस्टम है, स्टैंडर्ड सिस्टम, वो क्या होगा, मैनेज्ड फ्लोटिंग होगा और 60-40 के रेशियो में होगा। ये तय कर दिया गया आपके लम्स में, ठीक। उसके बाद आपको बताया गया कि जो एनआरआईज होंगे उन्हें RFCA, जिसे हम कहते हैं रेसिडेंट्स फॉरेन करेंसी अकाउंट, वो खोलने की परमिशन दे दी जाएगी, ठीक। पहला पॉइंट डिमांड एंड सप्लाई पर बेस्ड है, जिसमें आपका 60-40 का रेशियो है। दूसरा आपका 60-40 वाला जो रेशियो है वो सारे अकाउंट्स पे लागू हो रहा है। और तीसरा जो आपके एनआरआईज हैं वो क्या कर सकते हैं, वो आपके कंट्री में आके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिस अकाउंट को हम RFCA अकाउंट कहते हैं, ठीक है, RFCA कहते हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, इन्हें क्या किया, जो यहाँ पे ऑथराइज डीलर थे उन्हें ये परमिशन दे दी गई कि वो अपनी जो करेंसी होगी उसे सरेंडर करने की ज़रूरत RBI को उन्हें नहीं पड़ेगी, वो अपने पास भी उसे रख सकते हैं, ये उन्हें परमिशन दे दी गई, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स मेन आपको याद रखने हैं लम्स में, ये 4 पॉइंट्स ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये स्टार्टिंग के 4 पॉइंट्स और एक ये वाला पॉइंट, ये जहाँ पे लिखा है देयर इज़ नो ऑब्लिगेशन, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स तो आपको मस्ट है याद रखने। उसके अलावा बाकी के 3 पॉइंट्स भी आप देख लीजिएगा, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब जब हम मॉडिफाइड लम्स में आएंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि अभी आपने किसकी बात की, मैनेज्ड फ्लोटिंग की बात की। वहाँ पे आपका परसेंटेज तय किया गया था, है ना, 60-40 का परसेंटेज तय किया गया था। पर जब आप बात करते हो मॉडिफाइड लम्स की, तो यहाँ पे क्या किया गया, रुपी को फुल्ली कन्वर्टेबल कर दिया गया। अब हमारे जो इंडियन रुपी है उसके एक्सचेंज रेट पे सरकार का किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं है, किसी भी तरह का इंटरवेंशन नहीं है। यहाँ पर अब फिक्स्ड रिजीम बिल्कुल भी नहीं चलता है, कम्प्लीटली फ्लोटिंग रिजीम, फ्लोटिंग सिस्टम चल रहा है। और जो आपका एक्सचेंज रेट आप देखते हो न्यूज़पेपर में और न्यूज़ में, वो कैसा होता है, वो मार्केट फोर्सेस के द्वारा तय किया गया होता है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये की मॉडिफाइड लम्स में, लम्स ने क्या किया था, मैनेज्ड फ्लोटिंग को बढ़ावा दिया था, और एम लम्स ने क्या किया, फ्लोटिंग को प्रमोट किया और मैनेज्ड फ्लोटिंग को हटा दिया, क्योंकि उसमें फिक्स्ड था और फिक्स्ड वाला सिस्टम हटा दिया गया। दूसरा आपको
मॉडिफाइड लम्स का डेट याद रखना है कि मॉडिफाई अगर हुआ तो हुआ कब, तो डेट तो सेम रहेगी, सिर्फ ईयर चेंज होगा 1992 से 1993, एक साल के बाद इसमें क्या किया गया था, मॉडिफिकेशन किया गया था। ठीक है, उसके बाद इसमें ऑथराइज्ड डीलर्स को बहुत ज़्यादा लिबर्टी दे दी गई थी, बहुत ज़्यादा परमिशंस दे दी गई थी, जो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए थे पहले से, उनको क्या कर दिया गया, या तो बिल्कुल हटा दिया गया या फिर काफ़ी कम कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद हमारा जो आरबीआई था उसको ये अधिकार दे दिया गया कि वो फॉरेन एक्सचेंज करेंसी को खरीदे बेचेगा। ठीक है, और ऑथराइज डीलर को तभी बेचेगा अगर उनका पर्पस अप्रूव्ड होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से, तो ही वो उनको बेचेगा, अदरवाइज उनको नहीं बेचेगा। अब ये लास्ट स्लाइड है आज की, इसमें हम देख लेते हैं एडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस आपने जो ऑब्जेक्टिव पढ़े थे, अगर वो उन्हें पूरा कर रहा है तो वही उसके एडवांटेज है। पहला काम क्या कर रहा है, पहला काम तो ये इक्विलिब्रियम बना रहा है, डिमांड और सप्लाई के बीच में इक्विलिब्रियम बना रहा है, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव ही यही था कि ये मांग और पूर्ति में संतुलन बनाने के लिए स्थापित किया गया था इसे, है ना। जो मैनेजमेंट हो वो किस तरह का हो कि आपका जो डिमांड और सप्लाई है, जो आपकी मार्केट फोर्सेज है, उसमें पूर्ण रूप से संतुलन बना रहे, इक्विलिब्रियम बना रहे। तो पहला एडवांटेज इसका क्या बनता है, पहला एडवांटेज ये है कि मांग और पूर्ति में संतुलन बनाता है। उसके बाद देखिए क्या है, इट हैज़ फैसिलिटेटेड रिमूवल ऑफ सेवरल ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस। अभी मैंने बोला कि यहाँ पर क्या किया गया, काफ़ी सारी छूटें दे दी गई, है ना। जो आपके ऑथराइज डीलर थे उनको बहुत सारी छूट दे दी गई, बहुत सारी परमिशंस ग्रांट कर दी गई। पहले उन पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन हुआ करता था, सरकार कंट्रोल करती थी, आरबीआई कंट्रोल करता था, है ना, बहुत स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन था। आपने स्टार्टिंग में देखा था ना, ब्यूरोक्रेसी थी एक तरह से, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पे ब्यूरोक्रेसी थी। उस ब्यूरोक्रेसी को कम कर दिया गया और उन रिस्ट्रिक्शंस को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। तो इसीलिए जो दूसरा काम इसने क्या किया है, वो क्या किया है, सेवरल ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया और बहुत सारी परमिशंस ग्रांट कर दी गई, किसे, ऑथराइज्ड डीलर्स को, और जो भी इसमें डील करते हैं आपके फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में और फॉरेन एक्सचेंज करेंसी में, उन्हें काफ़ी सारी परमिशंस दे दी गई। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए, इट इज़ अ स्टेप टुवर्ड्स the full convertibility of current account transaction in order to achieve the full benefit of integrating Indian economy with the world economic system। आपने अभी देखा जो आपका लर्म्स था उसमें फिक्स्ड और फ्लोटिंग दोनों था, है ना, 60% फ्लोटिंग था और 40% फिक्स था। पर जब आपका मॉडिफाइड लर्म्स आया तो उसने क्या किया, उसने फुल्ली फ्लोटिंग बना दिया, फुल्ली कन्वर्टेबल बना दिया, इंडियन रुपी को, इंडियन करेंसी को फुल्ली कन्वर्टेबल बना दिया। तो जो आपके करंट अकाउंट के ट्रांजैक्शन थे, जो आपके विजिबल इंपोर्ट एक्सपोर्ट थे, उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई, क्योंकि जब मार्केट फोर्सेस आपकी तय कर रही हैं, जब आपका डिमांड और सप्लाई तय कर रहा है कि आपका विनिमय दर क्या होगा, सरकार का उस पर किसी तरह का कोई नियंत्रण रह ही नहीं गया, है ना। तो जो फॉरेन एक्सचेंज था वो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा प्रमोट हुआ। बाहर की जो कंट्रीज़ थी वो हमारे देश में आके व्यापार करने के लिए राज़ी हो गई, क्योंकि पहले क्या कर रही थी, सरकार कंट्रोल कर रही थी, है ना, ब्यूरोक्रेसी थी। तो ब्यूरोक्रेसी में कोई भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है। अगर बहुत ज़्यादा कहीं किसी देश में सरकार की चलती है तो जो बाहर के देश होते हैं वो वहाँ डीलिंग करने से बचते हैं। ठीक, पर यहाँ पर अब क्या कर दिया गया, फुल्ली कन्वर्टेबल कर दिया गया, मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दिया गया। अगर आपकी मार्केट फोर्सेस फेवरेबल होंगी तो आपका एक्सचेंज रेट अच्छा होगा, अगर मार्केट फोर्सेस अनफेवरेबल होंगी तो आपका एक्सचेंज रेट वीक होगा। उससे आपका जो फॉरेन एक्सचेंज था, फॉरेन मार्केट था, उसको बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिला और आपकी इंडियन इकोनॉमी इंटीग्रेट हो सकी, या आप कह सकते हो कि ग्लोबलाइजेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला, वैश्वीकरण जिसे हम कहते हैं ना। बाहर की इकोनॉमीज आई, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया, हमारे यहाँ ट्रेड करना स्टार्ट किया। लास्ट पॉइंट देखिए, the incentives to exporters will be higher and more particularly to those whose exports are not highly import intensive. Exports of agriculture product will find exports attractive। आपने देखा होगा जितने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं हमारे यहाँ, जो क्रॉप्स उगाई जाती हैं, जितनी फसलें हैं, है ना, फ्रूट्स हैं, इन सब का काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट होने लगा और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव कंडीशंस उन्हें मिल गई, क्योंकि आपने अभी पढ़ा कि जो रिस्ट्रिक्शंस थे उनको हटा लिया गया था। पहले काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हुआ करते थे,
तो जब उन रिस्ट्रिक्शंस को हटा लिया गया तो उसकी वजह से क्या हुआ, एक्सपोर्टर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा कहाँ देखने को मिला, एग्रीकल्चर सेक्टर में। एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स होते थे उसमें इस तरह का फ़ायदा देखने को मिला। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स थे और ये आपके कुछ एडवांटेजेस थे, ठीक है, तो इनको याद रखिएगा, इनको याद रखिएगा। ओके, थैंक यू।